हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 40। नर्वस सिस्टम कर रहे हैं हम। रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमने कर लिया है। हमने पकड़ी है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो पेपर जो है आपका नॉर्सेट का जल्दी ही आने वाला है सितंबर में, जो कि कंफर्म हो चुका है। और बाकी पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज गॉड नोज कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चन डालता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और बहुत बार आए हैं नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर स्टेट्स का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम। बाकी वीडियोस भी आप पीछे जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं इसमें रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A male patient is experiencing urine incontinence after a stroke bladder training. For this patient include all except। तो एक ऐसा पेशेंट है जिसका भी अभी उसने एक्सपीरियंस किया है यूरिन इनकॉन्टिनेंस और उसको स्ट्रोक ब्लैडर हुआ था, मतलब कि जो ब्लैडर है वो अपना जो इलास्टिसिटी है वो खो चुका था, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हुआ था। तो उसको हम ये सब इंक्लूड करेंगे एक्सेप्ट कीगल एक्सरसाइज, इंटरमिटेंट सेल्फ कैथराइजेशन, असिस्टिंग द पेशेंट टू स्टैंड टू वॉइड, कॉन्टिन्यूस यूरिन ड्रेनेज। तो देखो कभी भी असिस्ट नहीं करेंगे पेशेंट को टू स्टैंड एंड वॉइड, बिकॉज जितनी देर में हम उसे असिस्ट करेंगे वो फिर से यूरिन इनकॉन्टिनेंस की वजह से होल्ड नहीं कर पाएगा। तो हम उसे कीगल एक्सरसाइज बताएंगे जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी, कॉन्टिन्यूस यूरिनरी ड्रेनेज के बारे में बताएंगे और इंटरमिटेंट सेल्फ कैथराइजेशन के बारे में बताएंगे कि अगर उसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है तो वो सेल्फ कैथराइजेशन कैसे कर सकता है। पर उसको असिस्ट नहीं करना है, हमें उसको ट्रेन करना है, ठीक है, क्योंकि हम उसे स्ट्रोक ब्लैडर ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है, विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग सीजर्स इन बेड। एक पेशेंट है, उसे सीजर्स आ रहे हैं बेड में, तो हम क्या चीज़ करेंगे ताकि जो एस्पिरेशन है वो प्रिवेंट हो सके पेशेंट में। एलिवेट द हेड, लूजन द रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, पोजिशन द क्लाइंट ऑन अ साइड विद द हेड फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड, यूज अ टंग डिप्रेसर्स बिटवीन टीथ। तो देखो ऑब्वियसली हम उसमें क्या करेंगे, कभी भी हम पहले तो बात है कि जो पेशेंट है उसका कभी भी हेड एलिवेट नहीं करेंगे, उससे उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और उसके बाद उसके क्लोथ जो है वो लूजन नहीं करने, अभी नहीं करने। इट इज़ नॉट आर एस्पिरेशन वाली प्रायोरिटी, इसमें एस्पिरेशन का कोई रोल नहीं है। पोजीशन द क्लाइंट ऑन अ साइड विद द हेड फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड। ऐसा करने से क्या होगा कि एस्पिरेशन जो है वो उसको साइड लाइन पोजिशन देंगे, एस्पिरेशन होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। और टंग डिप्रेशन बिटवीन द टीथ, डिप्रेसर बिटवीन द टीथ तो बिल्कुल नहीं देंगे, बिकॉज उसको सीजर्स आ रहे हैं, या फिर वो अपने टीथ्स को फ्रैक्चर करा लेगा, या फिर जो तुम ब्लेड डाल रहे हो या फिर उसको तोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि उसको सीजर्स आ रहे हैं। सो उसको हम साइड लाइन पोजिशन देंगे विद द फ्लेक्स्ड हेड फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द वार्ड विद द डायग्नोज ऑफ एपिलेप्सी। 18 साल की बच्चा है, उसको एपिलेप्सी आया है डायग्नोज। He tell the nurse that he is experiencing a generalized tingling sensation and smell of roses. These complaint indicates, तो उसने नर्स को बताया है कि उसे टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रही है और उसे स्मेल आ रही है रोजेस की। तो ये क्या इंडिकेट करता है? एक्यूट न्यूराइटिस, एक्यूट सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट एंड ओरा एंड ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशंस। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देख रहा है एन ओरा। ओरा क्या होती है? एक वार्निंग होती है बिफोर कोई भी सीजर आने से पहले पेशेंट को ऑरा फील होता है, उसको टिंगलिंग सेंसेशन होती है, उसको ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो इसको बोलते हैं ऑरा, ठीक है। ये होती है वार्निंग, ठीक है। वार्निंग्स होती हैं बिफोर किसके? एपिलेप्सी या फिर फिट्स के आने की पहली वार्निंग होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना अगर भी किसी पेशेंट को एपिलेप्सी वाला डायग्नोज है और उसे ये साइन आ रहा है तो इट मीन्स वार्निंग है कि उसको सीजर आने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द की इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू अ पेशेंट एंड द केयर गिवर विद एपिलेप्सी इज एज फॉलो एक्सेप्ट। देखो एपिलेप्सी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है। सो इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसके आज अटेंड किए, क्योंकि न्यूरो में एपिलेप्सी जो है मेन रोल प्ले करती है। तो एक की इंस्ट्रक्शन देनी है हमने पेशेंट को और केयर गिवर दे रहा है कि इंस्ट्रक्शंस एपिलेप्सी के बारे में क्या एक्सेप्ट नहीं देगा वो। टेक मेडिटेशन डेली, मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर्स चार्ट, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, टेक शावर इन द बाथ टब। तो देखो कभी भी उसको नहीं बोलना कि तुम शावर करो बाथ टब में, क्योंकि अगर बाई चांस उसे
नहाते टाइम बाथटब में सीजर्स आ गए उसे, तो वहाँ पे वो ड्राउन भी हो सकता है, डूब भी सकता है। तो कभी भी उसको हम एडवाइज़ नहीं करेंगे कि तुम शावर करो, बाथटब में जाके बाथ लो, ठीक है। तो ये हम कभी भी उसको एडवाइज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जर्नलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर इन प्रेगनेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी ड्रग दी जाती है? लेमोट्रिजाइन, वेल्पोरेट, CBZ, लेविट्रे, सी टेमैन। सो कौन सी देते हैं? लेवोट्रिजाइन, ठीक है, जो प्रेगनेंसी में दी जाती है व्हेन अ पेशेंट इज प्रेग्नेंट एंड उसे जर्नलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स हो, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है लेमोट्रिजिन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बेसिक मेजर्स इन अ केयर ऑफ पेशेंट विद वायरल एनसेफ्लाइटिस। तो हम बेसिक केयर क्या करेंगे जिसको पेशेंट को एनसेफ्लाइटिस हुआ है? प्रोवाइड कंफर्ट एंड मेजर मॉडरिंग कार्डियक आउटपुट, एडमिनिस्टर नारकोटिक्स, एडमिनिस्टर एमोफॉर्पिटिसिन, बी एम्फोटेरिसिन, बी। सो देखो, जो भी मेनिंजाइटिस और एनसेफ्लाइटिस वाला पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा फोटोफोबिया होता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है। ये तो साइलेंट सिम्टम्स आपको पता है ना कि वो इरिटेटेड रहता है और उसे फोटोफोबिया की दिक्कत होती है। तो ऑलवेज पेशेंट को जो है हम कंफर्ट में रखेंगे, कंफर्ट मेजर्स देंगे, बिकॉज डिम लाइट रखेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर रखेंगे, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो कम इरिटेट हो और उसके जो ICP इंक्रीज होने के चांसेस हैं वो ज़रा कम हो जाएं और पेशेंट जो है जल्दी से हील कर पाए। सो नेक्स्ट है, डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू गुलियन बैरन सिंड्रोम। तो गुलियन बैरन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, तो इसमें से क्या चीज़ को वो डैमेज करती है? ब्रेन पैरेन्काइमा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर थायराइड ग्लैंड। सो देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को है जो गुलियन बैरन सिंड्रोम जो है वो डैमेज करती है। मैं पहले भी डिसीज़ के बारे में तुम्हें बता चुकी हूँ अपने एक MCQ के फॉर्मेशन में। देखो, गुल्ली डंडा खेलते थे हम बचपन में, तो देखो जैसे गुलियन बैरन क्या होता है, ऐसे चलती है, फिर टोज से ऊपर को आती है, असेंडिंग ऑर्डर में ये डिसीज़ जाती है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को वीक करती है, उसको डैमेज करती रहती है, ठीक है। जो भी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको रेस्पिरेटरी दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स पे भी रहता है, बिकॉज जो उसके डायफ्राग्राम की मसल्स है वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वहाँ की जो नर्व सप्लाई है वो डैमेज हो जाती है, बिकॉज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रखा है। सो ये डैमेज करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद रे सिंड्रोम। द नर्स क्रिएट अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ चाइल्ड। आई शुड इंक्लूड विच इंटरवेंशन इन द प्लान। तो नर्स क्या इंक्लूड करेगी? एक पेशेंट उसे रे सिंड्रोम हुआ है चाइल्ड को और नर्स जो है क्रिएट कर रही है NCP नर्सिंग केयर प्लान। सो देखो, रे सिंड्रोम क्या होता है? जब भी किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हुआ है और उसको हमने क्या दे दी? एस्पिरिन दे दी। क्या दे दी? एस्पिरिन। तो उसको हो जाता है रे सिंड्रोम। तो वो क्या इंक्लूड करेगी? असेसिंग हियरिंग लॉस, मॉनिटरिंग यूरिनरी आउटपुट, चेंज बॉडी पोजीशन एवरी 2 आवर्ली, प्रोवाइडिंग ए क्वाइट एटमॉस्फेयर एंड डिम लाइट। तो ऑब्वियसली उसको हम क्वाइट एटमॉस्फेयर एंड डिम लाइट देंगे, बिकॉज ऐसे पेशेंट को क्या होता है, वायरल डिसीज़ हो रखी होती है, तो अगर हमने एस्पिरिन दी तो उसको दिक्कत करती है। तो वायरल डिसीज़ कौन सी? मेनिंजाइटिस होगी, एनसेफ्लाइटिस, उसमें हम अभी पढ़ के आए हैं, इरिटेटेड रहता है पर्सन बहुत ज़्यादा, जो चाइल्ड होता है, सॉरी, उसके बाद उसको फोटोफोबिया होता है, बड़ा डिस्कम्फर्ट में रहता है, तो उसको हम अच्छा एटमॉस्फेयर और डिम लाइट देंगे तो पेशेंट जो है वो थोड़ा ठीक रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द नर्स क्रिएट अ प्लान ऑफ अ केयर फॉर अ चाइल्ड assess for tonic clonic seizure. The plan of care of the nurse identifies seizures, precaution and documents that which item need to be placed at bedside. एक पेशेंट है, उसके लिए प्लान बना रही है, उसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स है, तो वो क्या कर रही है? प्रिकॉशंस कर रही है और आइडेंटिफाई कर रही है तो कौन सी चीज़ जो है बेड साइड होनी चाहिए पेशेंट के जिसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं। एमरजेंसी कार्ड, ट्रेक्योस्टमी सेट, पैडेड टंग ब्लेड या फिर सक्शनिंग इक्विपमेंट्स एंड ऑक्सीजन। सो देखो, एमरजेंसी कार्ड तो बिल्कुल नहीं नीड चाहिए, बिकॉज सीजर्स में ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। ट्रिक्योस्टमी सेट हम कभी भी नहीं डालते पेशेंट में, क्योंकि एक तो पहली बात वो सीजर्स में आ रहा है, वो उसको सीजर्स आ रहे होंगे, ठीक है, वो कहाँ से ट्रिक्योस्टमी सेट हम एकदम से डाल देंगे? हम नहीं डाल सकते ना उसके एकदम से, है ना, वो तो उसका सीजर्स बंद होगा। पैडेड टंग ब्लेड तो ऑब्वियसली लेंगे, या फिर वो उसको अंदर अपने गले में ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा, या फिर वो उसको तोड़ देगा, या फिर वो क्या करेगा, उसको खुद की जो मैंडिबुला और मैक्सिलरी है उस पर फ्रैक्चर करा देगा। तो हम जो वहाँ पे रखते हैं दैट इज़ सक्शनिंग इक्विपमेंट्स एंड ऑक्सीजन वहाँ पे रखते हैं, ताकि जैसे ही पर्सन जो है वो ठीक हो हम उसकी सक्शन करें और क्या करें, ऑक्सीजन उसको
दे, ठीक है। ट्रिक्योस्मी सेट डालने में जब तक आप डालोगे तब तक वो एस्पिरेट कर जाएगा, पर सक्शनिंग से क्या होगा, फटाफट सक्शनिंग करेंगे इक्विपमेंट से और उसको ऑक्सीजन डिलीवर कर देंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 years old male patient is complaining of progressive mental disorientation is admitted to the unit। एक 40 years old मेल पेशेंट है, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मेंटल डिसोरिएंटेशन हो रही है। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट दीज करेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट अ डिसीज दैट रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ डी जनरेशन आएगा ऑफ बेसल गैंग्लियंस इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो नर्स को पता चलता है कि ये डिसीज़ कौन सी कंडीशन से रिजल्ट हुई है कि उसके बेसल गैंग्लियाज जो है वो डी जनरेशन हो रही है उसकी, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स की भी। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है, मैस्थेनिया ग्रेविस, या फिर हंटिंगटन डिसीज़, या फिर गुलियन बैरन सिंड्रोम। और अगर आपने ये सारी डिसीज़ पढ़ी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम की मेन 4 डिसीज़, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे को आप लिख देना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या चीज़ डिफेक्ट होती है, दैट इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मास्थेनिया ग्रेविस में क्या होते हैं, जो एसिटाकोलामाइन के रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिनसे उनमें मसल्स वीकनेस आ जाती है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। गुलियन बैरन सिंड्रोम में हम अभी पढ़ के आए हैं, उसमें क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर्स में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डीजनरेशन स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है। तो जो हमारी डिजीज़ है वो है हंटिंगटन डिसीज़। कौन सी डिसीज़ है, हंटिंगटन डिसीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस आएंगे। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट। और अगर कोई नर्वस सिस्टम का टॉपिक एक्सप्लेन कराना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।